गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण पढ़ेंगे। अब बैंक समाधान विवरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है उसका कुछ रिकॉन्सिलिएशन करना रहता है, यानी कि उसको क्या करना रहता है, हमें एक प्रकार से दोनों का मिलान करना रहता है। एक व्यापारी जो होता है, मतलब कि एक जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के पास कैश बुक और पासबुक दोनों होती है। जिसका एक करंट अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है कि पासबुक और कैश बुक का हमको कंपैरिजन करना रहता है, क्योंकि जैसे कैश बुक, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है सब्सिडाइज बुक में, कि उसमें बैंक और कैश दोनों का ही हमें ट्रांजेक्शन करना रहता है। अब जैसे मान लो कि आपने किसी बंदे को चेक दिया है, ठीक है, उसे रिन्यू हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी बंदे को हमने चेक दिया है तो हमने हमारी कैश बुक में तो लिख दिया कि किसी व्यक्ति को हमने चेक दिया है तो हमारे पास से पैसा गया है। लेकिन क्या होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन कराने जब पहुंचते हैं, बैंक में एंट्री कराने जब पहुंचते हैं, तो हमारे बैंक का पैसा जो होता है वो कम नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस बंदे को हमने चेक दिया है वो अभी तक शायद प्रेजेंट नहीं हुआ है उस चेक को लेकर बैंक में हमारी, या हम उसने अपनी बैंक में उसको नहीं लगाया है चेक को। तो जब चेक को उसने बैंक में नहीं लगाया है तो हमारे पास से पैसा माइनस नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसका हमें रिकॉन्सलेशन करना पड़ता है, मिलान करना पड़ता है। हमारी कैश बुक से पासबुक का मिलान करने के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। और ये एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है, ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है, जो बैंक का ग्राहक है उसके द्वारा बनाया जाता है। और इसको बनाने की कोई भी एक समय अवधि नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स जो होते हैं वो साल के एंड में बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बनाने के लिए कोई भी समय अवधि नहीं है। ये व्यापारी के द्वारा हर 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जो भी उसको सूटेबल टाइम लगे उस टाइम पे वो बना सकता है। तो हम अब इसकी इक्वेशन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि भैया इसका मतलब होता क्या है। रोकड़ बही और पासबुक दोनों में एक ही लेन देन लिखे जाते हैं, अतः जिस दिन भी दोनों पुस्तकों में के बैंक शेषों का मिलान किया जाए तो उनमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, परंतु स्थिति कुछ भिन्न होती है। प्रायः इन दोनों पुस्तकों में शेष परस्पर मिलान नहीं खाते हैं, यद्यपि वे अपने अपने स्थान पर ठीक है। अपने अपने स्थान पर क्या है, वह ठीक है। इनकी विषमता यानी कि इसमें जो गलतियां हैं उनको दूर करने के लिए व्यापारी द्वारा एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बैंक समाधान विवरण क्या करते हैं, हम कैश बुक और पासबुक को मिलान यानी कि उसको सही करने के लिए, दोनों का अमाउंट सेम करने के लिए ही इसे बनाया जाता है। ठीक है, परिभाषा देकर रखी प्रोफेसर कार्टर के अनुसार, यह विवरण एक विवरण है जो बैंक की पासबुक द्वारा बतलाए गए शेष को रोकड़ पुस्तक के बैंक शेष से मिलाने के लिए बनाया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित तिथि को रोकड़ पुस्तक और पासबुक के बैंक शेष में आपस में आने वाले अंतर का समाधान या निवारण करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स रखें हैं। प्रत्यक्ष तैयार करना है, यह एक विवरण होता है जो प्रत्यक्ष से एक कागज पर तैयार किया जाता है। हिसाब किताब की पुस्तक से इसका कोई भी स्थान नहीं होता है। मतलब कि अकाउंट्स के जो बुक्स हैं, जो बुक कीपिंग है, उसके अंतर्गत इसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन ये तो व्यापारी जो होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने सहयोग के लिए इसे बनाता है। तो ये हिसाब की पुस्तकों में इसका लेन देन नहीं होता है। वैसे शेष का मिलान करना, यह विवरण रोकड़ बही के बैंक स्टम्प और शेष और पासबुक के शेष का मिलान करने के लिए बनाया जाता है। तो पासबुक का जो
डेबिट क्रेडिट का जो भी वो होता है कॉलम, उसका कैशबुक के डेबिट क्रेडिट के कॉलम से इसका मिलान करने के लिए इसको हम बनाते हैं। निश्चित तिथि को बनाना, यह विवरण किसी निश्चित तिथि को बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको बनाने के लिए कोई भी तय तिथि नहीं है, तो निश्चित तिथि यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि हम एक शेड्यूल बना लेते हैं कि भैया हम इसको 3 महीने बाद ही बनाएंगे या 2 महीने 2-2 महीने के उसमें हम इसका मिलान करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम रोज़ बनाने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होता है, यहाँ पर एक व्यापारी का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम हर 2 महीने 3 महीने एक निश्चित टाइम इसका बना लेंगे कि हमको 3 महीने बाद इसका मिलान करना रहता है या 6 महीने बाद करना है। तो इसलिए इसको निश्चित तिथि पर बनाना तय होता है। ग्राहक द्वारा बनाना, बैंक समाधान विवरण बैंक के खातेदार व्यापारी अर्थात ग्राहक बनाता है, न कि बैंक द्वारा। तो यहाँ पर ग्राहक की मैंने बात की, यानी कि ग्राहक कौन होगा? जो बिजनेसमैन है वो ग्राहक होता है। किसका? बैंक का। बैंक के द्वारा ये बनाया जाता है, बैंक के ग्राहक के द्वारा ये बनाया जाता है, जो बिजनेसमैन कहलाता है। और छल कपट का पता लगाने के लिए ये बनाया जाएगा। इस विवरण का उद्देश्य न केवल दोनों पुस्तकों का शेष मिलान करना होता है, वरन कपट और अशुद्धियों का पता लगाने के लिए भी इसको बनाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बिजनेस में हम जिस बंदे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मतलब कि जो अकाउंटेड है, वो हो सकता है कि कुछ कमी वृद्धि कर दे और पैसा जो है वो कैश बुक में कुछ और लिखे, बैंक में कुछ और जमा करवाए, ऐसा हो सकता है। बट ये छल कपट को का भी पता हमें इस विवरण के द्वारा पता चल जाता है कि यहाँ पर हमने इतना पैसा जमा करवाया था बैंक में, लेकिन कैश बुक में इतना ही आ रहा है, तो कहाँ गया पैसा? ये सारी चीज़ें जो हैं, अशुद्धियाँ जो हैं, पता चल जाती है। ठीक है। अब इसके बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य, उपयोगिता, लाभ और महत्व और आवश्यकता बता देता हूँ मैं आपको। त्रुटि का ज्ञान सबसे पहले होता है कि त्रुटि मतलब क्या होता है कि जो एरर हमारे से होती है, जो गलतियाँ हमसे होती है, उसका पता यहाँ पर चल जाता है। तो व्यापारी और बैंक के लेन देनों का लेखा करने में कोई त्रुटि या भूल हो जाती है तो उसका तुरंत पता चल जाएगा। वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है। व्यापारी को अपने वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है कि जिससे वो नए चेकों का निर्गमन करने में सुविधा रहती है। तो अगर लगातार हम एंट्री हमारे पासबुक में करवाते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें हमारे जो बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है, ताकि हम समय समय पर हमारे नए चेक इशू कर सकें। ब्याज की जानकारी भी हो जाती है कि बैंक के द्वारा हमारी जो जमा रकम है उस पर कितना ब्याज बैंक ने हमें दिया है, या हमारे जो अधिविकर्ष हैं, ओवर ड्यू निकल रहा है बैंक अगर हमारा बैंक से, तो उस पर बैंक ने हमें कितना ब्याज लगाया है, ये सारी जानकारी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। अब अधिविकर्ष क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो बैंक के द्वारा हमें एक लिमिट दी जाती है कि अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया है और तो आपके पास 3 लाख 4 लाख की एक लिमिट रहती है कि आप बैंक से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने कोई चेक इशू कर दिया है, तो अगर आप एक करंट अकाउंटधारी हैं, आपकी इमेज काफ़ी अच्छी है बैंक के ऊपर, तो बैंक आपको ये सुविधा प्रदान करती है कि आप 3 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा चेक दे सकते हैं, जो बैंक बाउंस नहीं होने देगा और आपकी प्रतिष्ठा यानी कि आपकी गुडविल को ख़राब नहीं होने देगा। और बैंक अपनी तरफ से वो 3 लाख रुपए का चेक जो है, जो आपने 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा चेक दे दिया है, उसे बैंक इशू कर देता है, चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, क्योंकि बैंक ने आपको वो लिमिट दिया था। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर बैंक फिर ब्याज भी लगाता है। बैंक व्यय की जानकारी रहती है। अब हमें बैंक के जो खर्चे होते हैं, जैसे बैंक के चार्जेस कुछ लग जाते हैं, जैसे सपोज़ SMS चार्जेस हो गया, आपने जो चेकबुक इशू करवाई थी उसका चार्जेस हो गया, आपने जो ATM इशू करवाया था उसके चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस का चार्जेस हो गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बैंक के द्वारा ब्याज के रूप एक्सपेंसेस के रूप में भी ली जाती है। तो उसकी जानकारी भी हमें बैंक संबंधी विवरण से पता चल जाती है। अब उसके बाद जो है भुगतान की जानकारी हो जाती है
कि व्यापारी की ओर से बैंक द्वारा किए गए भुगतान का पता भी लग जाता है कि अब बैंक ने, अब कभी कभी क्या होता है कि जो व्यापारी द्वारा होता है वो बैंक को एक एजेंट के रूप में भी कार्य करवाता है। बैंक जो होता है एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और यानी कि आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो चेक वेक जो इनकम होती है वो सारी चीज़ें जो होती है वो बैंक के द्वारा भी कर दी जाती है। यानी कि आपका बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, आपका किराया देना, आपकी LIC भरना, बैंक ऑटोमेटिकली क्या करती है कि खुद ये खर्चे कर देती है। आपको कोई टेंशन उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे भुगतान बैंक आपकी तरफ से करता है, और तो आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक ने ये खर्चे हमारी तरफ से किए हैं या नहीं किए हैं। देनदार द्वारा जमा की गई रकम की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमें कहाँ कहाँ से चेक प्राप्त हुआ है। सीधे जो जो देनदार यानी कि जो डेटर्स यानी कि जो कस्टमर हमारे होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसा जमा करवाते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, लेकिन बैंक में जब हम एंट्री करवाने जाते हैं तो वो जानकारी हमें तुरंत वहाँ से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे उचित अंतिम खाते, निर्गमित चेकों के भुगतान की स्थिति, चेकों के संग्रह का ज्ञान, वित्तीय योजना बनाना, अंकेक्षण हेतु, ये बहुत सारे इसके ज़रूरत होती हैं। इसकी वजह से ही हमारे क्या होते हैं इसको बनाना आवश्यक होता है। अब रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में पासबुक के शेषों में अंतर के कारण क्या हो सकते हैं? अब मैं कारण बताने जा रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि मैंने बताया कि बैंक और मतलब कैशबुक और पासबुक में जो गलतियाँ होती हैं उनको पता करने के लिए ही विवरण बनाया जाता है, बैंक से विवरण बनाया जाता है। लेकिन अब गलतियों के कारण क्या हो सकते हैं? पहला है, व्यवहार जो रोकड़ पुस्तक में तो लिखे गए थे किंतु पासबुक में नहीं लिखे, यानी कि बैंक चेक काटे गए किंतु भुगतान के लिए बैंक में उपस्थित नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको हमने कैशबुक में तो लिखा है, मतलब हमने आपको किसी कस्टमर को चेक दिया, हमारे किसी क्रेडिटर को हमने चेक दिया, तो हमने कैशबुक में एंट्री कर ली, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि वो बंदा जो है उस चेक को लेकर बैंक में प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हम हमारे कैशबुक में तो पैसा माइनस कर चुके हैं, लेकिन पासबुक में पैसा माइनस नहीं हुआ है क्योंकि वो अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं है। सेकेंड, प्राप्त चेक संग्रह हेतु जमा किए किंतु संग्रह नहीं हुए। अब ये कंडीशन हमारे साथ भी हो सकती है कि हमें किसी ने चेक दिया लेकिन हम उसको बैंक में जमा करना भूल गए, या कभी जमा कर भी दिया है लेकिन बैंक वाले ने उसकी एंट्री नहीं की है, बैंक उसको क्लियरिंग में नहीं पहुंचा पा रहा है। ठीक है, तो हमारे अकाउंट्स में पैसा नहीं आएगा। हमारे पास से किसी बंदे ने हमको चेक दिया था, हमने कैशबुक में एंट्री कर ली कि भैया उससे पैसा रिसीव हो गया, लेकिन पासबुक में क्या होता है कि इसकी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि हम उसको बैंक ले जाना भूल जाते हैं, बैंक में जमा करना भूल जाते हैं, या किसी कारणवश बैंक ने उसको क्लियरिंग में नहीं पहुंचाया है, या किसी कारणवश वो क्लियर नहीं हो पाया है, छुट्टियों के कारण या कोई भी टेक्निकल एरर की वजह से वो क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो उस केस में भी पासबुक में एंट्री नहीं हो पाती है। उसके बाद नेक्स्ट और भी कारण है इसके पास हमारे पास, चेक आदि का अनादर हो जाना। अब क्या होता है कि हमने किसी बंदे से हमको चेक मिला या हमने किसी बंदे को चेक दिया, तो जैसे हमने चेक दिया या हमको चेक मिला तो हमने क्या करा कि कैशबुक में एंट्री कर ली कि भैया उससे बंदे से चेक प्राप्त हो गया है, या हमने कैशबुक में एंट्री कर ली कि हमने किसी को चेक दे दिया है। लेकिन बैंक में जमा करने के बाद पता चलता है कि जिस बंदे ने हमें चेक दिया था, सपोज मान लो किसी बंदे ने हमको 1,00,000 रुपये का चेक दिया है, अब 1,00,000 की हमने एंट्री कैशबुक में तो रिसीव्ड में कर ली कि पैसा आ गया। अब बैंक में पैसा जब जब हमने बैंक में इसको जमा किया, चेक बुक बैंक में जमा किया, तो पता चला कि वो 1,00,000 का जो चेक था, चेक बाउंस हो गया, यानी कि सामने वाले के अकाउंट्स में उतना पैसा था ही नहीं जितने का उसने चेक दे दिया। तो उस केस में भी हमारे पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। चेक आदि रोकड़ पुस्तक में डेबिट किया गया हो किंतु बैंक में भेजना भूल गया हो, तो वही कंडीशन है कि हमने चेक
जो है हमने दिए हैं या हमें मिले हैं तो हम उसको बैंक में लगाना भूल जाते हैं कभी कभी, तो भी हमारे कैशबुक में एंट्री हमने करी लेकिन पासबुक में एंट्री उसको नहीं कर पाया। अब इसी के अपोजिट जो होते हैं व्यवहार, जो पासबुक में तो लिखे किंतु रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे, तो बैंक द्वारा लगाया गया कमीशन। अब बैंक के ये जो इंटरनल होते हैं, जैसे कि बैंक ने हमको किसी चीज़ के ऊपर कमीशन दिया है, किसी चीज़ पर हमको ब्याज दिया है, बैंक ने कोई हमारे ऊपर चार्जेस काटे हैं, तो हम इसकी एंट्री कैशबुक में नहीं कर पाते हैं, लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि ये तो बैंक ने चार्जेस लिए हैं, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है या इंटरेस्ट लिया है, जो भी किया है, तो इसकी एंट्री पासबुक में तो होती है, लेकिन कैशबुक में एंट्री कराने के बाद ही हम कर सकते हैं। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, वही वाली बात हो गई है। बैंक द्वारा लाभांश व प्राप्य पत्र का संग्रह, तो बैंक ने हमारे लिए जो है किसी से पैसा जमा कर लिया है, किसी से पैसा लिया है हमारे लिए, या कहीं से लाभांश जो है वो बैंक में डायरेक्ट जमा हुआ है, यानी कि डिविडेंड जो होता है वो डायरेक्ट जमा होता है, तो भी पासबुक में एंट्री होती है, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये और भी इसमें दिए हुए हैं, जो बैंक को ग्राहक द्वारा सीधे डायरेक्ट जमा कर दिया जाता है, यानी कि हमारे किसी ग्राहक ने डायरेक्ट पेमेंट जमा कर दिया बैंक में और हमें जानकारी इसकी नहीं होती है, तो भी हम कैशबुक में इसकी एंट्री नहीं कर पाते हैं। बैंक ने अगर सीधा भुगतान किसी को कर दिया, यानी कि बैंक से पैसा कट गया है, तो भी कैशबुक में एंट्री नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो जो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम बैंक और पासबुक में अंतर हो जाता है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं कि अब इसकी विधि क्या है, मतलब बैंक संबंधित विवरण बनाने की जो मेथड होती है वो क्या है। दो प्रकार की मेथड हो सकती है, कि या तो आपको बैंक शेष दिया रहता है, और यानी कि कैश बैलेंस दिया है और पासबुक का बैलेंस आपको मिलाना है, या पासबुक का बैलेंस दिया है, कैशबुक का बैलेंस आपको मिलाना है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको दी रहती है। तो आप इस तरीके से, इसमें कुछ जो मैंने आपको कारण पहले बता दिए हैं सारे, वो सारे कारण यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो किस किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड और लेस, यानी कि आपके दो ही कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर, एड और लेस, बस ये कॉलम आपके पास बनेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों को ऐड करना है, कौन सी चीज़ों को लेस करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं। ये जो है, ये कॉलम बने इस प्रकार से, आपके परफार्मर बनेगा पर्टिकुलर, एड, लेस। कैशबुक और पासबुक आप कैसा लिखेंगे, प्लस के आइटम अलग आएंगे और माइनस के आइटम अलग आएंगे इसके, इस तरीके से, और हमारा बैलेंस निकल सकता है कैशबुक या पासबुक का। अब इस प्रकार से आपको लेना है, जैसे कैशबुक का हमको बैलेंस दे रखा है, हमको पासबुक का आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये जैसे सबसे पहले चेक लिखा किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको दोनों ही बैलेंस दे रखे हैं। देखिए, आप लास्ट में दोनों दे कर रखे हैं आपको, पॉइंट नंबर ई और एफ में, कि पासबुक के क्रेडिट शेष दर्शाना 35,530 और रोकड़ बही का डेबिट शेष दर्शाना 26,015। तो आप अगर कैशबुक के आंसर सवाल करते हैं, यानी कि हमने ई वाला पॉइंट लिया, एफ वाला पॉइंट दिया है 26,015, तो आपको आंसर जो है वो 35,530 लेकर आना है। और अगर 35,530 ले गए से सवाल करेंगे तो आंसर जो है वो 26,015 आपको लेकर आना है। तो इसमें ए नंबर का पॉइंट है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो ये क्या होगा, ये हमारी इनकम है, तो ये ऐड होगी। कैशबुक के साथ अगर इसको सवाल करते हैं हम, तो आपको इसको ऐड करना है। इंटरेस्ट क्रेडिट है, यानी कि ये भी हमारी इनकम है, तो इसे भी हमको प्लस करना है। और चेक पेड बट नॉट क्लियर, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये लेस करेंगे।
ठीक है। तो कैश बुक के साथ जो सवाल हम करेंगे, सिंपल सी बात है कि कैश बुक के साथ जो हम सवाल करेंगे तो इनकम को ऐड करना है और एक्सपेंसेस को लेस करना है, तो आपका पासबुक का आंसर आ जाएगा। और अगर पासबुक के साथ सवाल करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि इनकम सारी लेस हो जाएगी और एक्सपेंसेस सारे ऐड हो जाएंगे, तो हमारा कैश बुक का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप सारे एग्जाम्पल इसके करके देखिएगा। जो भी अगर प्रॉब्लम आती तो मुझे आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।